हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे। हम हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़े थे ज्योग्राफी का फॉर यूपीएससी एग्जाम। बिना किसी देरी के आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है गुड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात हो रही है सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। गाइस, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पता कर ले कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन से सेक्टर में आता है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर है, दैट इज़ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब रॉ मटेरियल हमने ले लिया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, उससे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल से। दैट इज़ योर सेकेंडरी सेक्टर। और आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, दी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर में प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो टर्शरी सेक्टर में हमने जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया हम उससे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। फोकस किस चीज़ पर टॉपिक है, दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दी सेकेंडरी सेक्टर। इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पहले हमने ये पता किया कि अच्छा कौन से सेक्टर में आ रहा है। सो इट्स इन द सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि गाइज मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है एग्जैक्टली। डेफिनेशन की बात करें, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो रहा है कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन हम किस में, एक तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गुड्स का प्रोडक्शन करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटीरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो क्या हो रहा है, हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेसिंग कराई, उसकी प्रोसेसिंग कराई और उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल दिया, मतलब उसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी। और यही प्रोडक्ट जो गुड्स है हम लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस होल इज नोन एज योर मैन्युफैक्चरिंग। गाइस, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज नोन एज योर मैन्युफैक्चरिंग। से यहाँ से डेफिनेशन बनती है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम बड़ी क्वांटिटीज़ में, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करा रहे हैं एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में, दैट इज नोन एज योर मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर बनाती है, हमने अभी पढ़ा। इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर इनटू स्टील और वुड इनटू पेपर, क्रिएटिंग फिनिश्ड गुड्स फॉर यूज। तो हमारे लिए एक वैल्यू एडेड फिनिश्ड गुड बना रही है मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक वैल्यू है, दिस प्रोसेस एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल जनरेटिंग वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द जनरेशन। ऑब्वियसली बात है गाइस, हमने एक रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर दी, करेक्ट, तो उससे वेल्थ जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। सो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है उस रॉ मटेरियल में। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज योर मैन्युफैक्चरिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ना गाइस, मैन्युफैक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हम रॉ मटेरियल से कुछ बना रहे हैं जिसमें वैल्यू ऐड हो रही है, करेक्ट, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्योंकि हम उसको एक सर्विस उठा के बेचेंगे, करेक्ट, उसको बेचेंगे, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आ रहा है। द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर को भी हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। सो मैन्युफैक्चर करने से प्रोडक्टिविटी जो है हमारी इंक्रीज कर रही है, गुड्स जो है हमारे वैल्यू एडेड गुड्स वो बढ़ रहे हैं, देयरफॉर इट्स मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो पहले के ज़माने में गई जो लोग थे ना, उनके पास जॉब जो जी ऑल्टरनेटिव जॉब्स नहीं थी, वो यूजुअली फार्मिंग में ही जाते थे, एग्रीकल्चर में ही जाते थे। अब लोगों का जो डिपेंडेंस है, जो एग्रीकल्चर पर पहले हुआ करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ चला गया क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में लोग चाहिए काम करने के लिए। सो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ, लोगों के लिए जॉब क्रिएट हुई। सो जो हमारा डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम होता गया और अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिला। जनरेट जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज जो मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स जो है उसमें हमारी जॉब जनरेट हुई बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एड्स इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब जॉब मिल रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, पॉवर्टी भी कम हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, जॉब कर रहे हैं वो, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारा। प्रमोट्स रीजनल डेवलपमेंट, ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। सो गाइस, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन रही है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, करेक्ट, जो रीजन है वो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस एंड देयरफॉर इट इज़ प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट। बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। सो इंडस्ट्रीज बनने की वजह से क्या हो रहा है, एक तो एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है हमारा, करेक्ट, हम सामान बेच रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है, करेक्ट, सो ये चीज़ों को बूस्ट करता है।
कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स। सो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या हो रहा है, हम रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग करा रहे हैं, एक हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड बेच रहे हैं, करेक्ट। सो ये पूरा कन्वर्जन हो रहा है इधर रॉ मटेरियल के एक अच्छे गुड में। स्ट्रेंथन्स ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग का इस क्या कर रहा है, हमारे पूरे इंडिया का जो नेशनल इकोनॉमी वो स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, हमें प्रॉस्पेरिटी बन रही है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो बताता है मैन्युफैक्चरिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की गरीबी हट रही है, रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो बहुत कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर दे होल्ड द इम्पॉर्टेंस। चलिए अब हम बात करते गए इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए इंडस्ट्रीज़ बन तो गई लेकिन उसके क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें सो इट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, बल्क एंड वेट। सो गाइस इंडस्ट्रीज़ बनी लेकिन उसके क्लासिफिकेशन बहुत सारे, बहुत अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ है जो कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। देयरफॉर वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब हम इस पर डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। सो गाइज रॉ मटेरियल पे जो डिपेंडेंट है उस हिसाब से हमारा इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रो से ही नाम आपको पता चलेगा क्या बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है गाइज। सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे फोटो दिखेगा आपको, ये हमारा पूरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है बाय द इंडस्ट्रीज, दैट इज नोन एज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, करेक्ट, एग्रीकल्चर से आते हैं। देयरफॉर जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं गाइज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, द इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड पेट्रोकेमिकल। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द मिनरल रिसोर्सेज यूज बाय द इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर उस इंडस्ट्रीज़ के हम पूरे क्लासिफिकेशन को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिनरल रिसोर्सेज, दो रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमारा दो इंडस्ट्रीज़ का नाम है, दैट इज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द सेकंड इज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन गाइज हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रोल एंड बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो रोल की बात हो रही है कि भाई जो रोल क्या निभा रही है वो इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बेसिक मतलब क्या हो गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट देखती गई, ठीक है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज़, जो अदर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो मतलब बेसिक से चल रहा है, करेक्ट। स्टार्टिंग का जो पूरा मेन जो पहला रॉ मटेरियल है जो अदर इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज योर बेसिक इंडस्ट्रीज़। जैसे हो गया आयरन एंड स्टील हो गया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हो गया। तो अगर कोई इंडस्ट्री है सपोज वो कॉपर के तार बना रही है तो उसे कॉपर चाहिए, करेक्ट। सो एक इंडस्ट्रीज उसे पूरा कॉपर दे रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराई दी अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिक इंडस्ट्रीज टेक अ की पार्ट इन दिस, ठीक है, कि वो बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करी दूसरी इंडस्ट्रीज को, वो इंडस्ट्रीज उस रॉ मटेरियल से कुछ बनाते हैं। समझ आया गाइस आपको। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब क्या है, बेसिक इंडस्ट्रीज में आता है। सेकेंड है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ये भी एक रोल प्ले कर रही है, ठीक है। प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज। सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब ये गाइस कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट कंज्यूमर के यूज़ के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। जैसे हो गया हमारा शुगर, अगर शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर बना रही है, करेक्ट। तो चीनी जो है हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा इंडस्ट्री से लेके। सो जो डायरेक्ट यूज़ गुड्स बनाए जा रहे हैं कंज्यूमर के लिए, दैट इज नोन एज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फैंस हो गया, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही है। देयरफॉर दीज आर नोन एज ए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। सो बेस्ड ऑन रोल, क्या रोल निभा रहे हैं, द क्लासिफिकेशन इज डन हियर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, इसे कितना पैसा लगाया है हमने, करेक्ट, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट डाला है। सबसे पहले बात हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगा इतना। डिफाइंड बाय लिमिट ऑन एसेट्स। सो एसेट्स में एक लिमिट है, उससे ये डिफाइन की जाती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स में चेंज ओवर टाइम। तो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो टाइम से चेंज हो सकती है, लेकिन एक लिमिट से डिफाइन कर दिया गया है उन एसेट्स की। अच्छा हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है इस इंडस्ट्रीज में, देयरफॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, ये भी हमारे क्लासिफिकेशन में आई बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं गाइस बेस्ड ऑन ओनरशिप के बारे में, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के ओनरशिप में भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बात होती है पब्लिक सेक्टर
इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होगी, जो गवर्नमेंट ने ओन कर रखी, ठीक है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, उन इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। सो पब्लिक के लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट ओन करती है, दैट इज नोन एज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल भेल एंड सेल, BHEL एंड SAIL, द मोस्ट फेमस गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज, जिसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें, सो प्राइवेट नाम से पता चलेगा कि भाई कोई प्राइवेट इंसान या इंडिविजुअल, कोई ग्रुप जो है वो ओन करे हुए इंडस्ट्रीज को, ठीक है। सो इट्स ओन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल टिस्को इज अ रियली फेमस कंपनी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये। सो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ने इसको ओन कर रखा है। बजाज ऑटो, डायबर, सो दीज आर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री विच आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बारे हम बात करें गाइस, सो ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सो गाइस पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट जो हो गया एक इंडिविजुअल या ओन कर रहा है, ग्रुप ओन कर रहा है। जॉइंट मतलब दोनों है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जब साथ में मिलकर ओन करते हैं कोई एक इंडस्ट्री, दैट इज नोन एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी इंडस्ट्री है गाइस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के संभाल रहे हैं, दोनों मिलके ओन करें। सो दीज आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई द नेम कम्स एज जॉइंट। फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन बाय प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। तो जो वर्कर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स है उनके थ्रू जो ओन करी जा रही है, दैट इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। शेयर्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फॉर एग्जांपल शुगर इन महाराष्ट्र, कॉयर इन केरला। सो गाइज ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच इज ओन बाय द प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है हमारे, उनके थ्रू जो ओन करी गई है, दैट इज नोन एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो गाइज दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट गाइस। सो बल्क एंड वेट पे भी डिपेंड करती है हमारी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सपोज हैवी इंडस्ट्रीज जो है गाइस, ठीक है, यूज हैवी रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। सो ये सब जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ज़्यादा हैवीली इस्तेमाल किए जाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज में आता है जो हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील। लाइट इंडस्ट्रीज में हम बात करें तो लाइट रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सब लाइट रॉ मटेरियल्स में आते हैं। और जो आयरन एंड स्टील है वो हैवी रॉ मटेरियल्स में आते हैं। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट भी हमने इंडस्ट्री को डिवाइड कर रखा था, दिस आर हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। आई होप आपको सारा क्लासिफिकेशन समझ में आया हो, ठीक है, ओनरशिप पे, बल्क वेट पे, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे। दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम गाइज। अब हम बात करेंगे जो हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा ना, अब हम भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, रॉ मटेरियल में बात की थी, याद है, इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड में बात करें। अब हम जा रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की तरफ, मतलब अब हम उस पर डिटेल पे बात करेंगे गाइज कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है, ठीक है, हम उस पर जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड मतलब क्या हो गया कि जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। सो सबसे पहले बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ये भी क्या है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि टेक्सटाइल में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारा रॉ मटेरियल का कॉटन हो गया। सेम वे सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ऑब्वियसली बात है गाइस, इंडिया का टेक्सटाइल्स एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, देयरफॉर इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर इन्फॉर्म करता है। कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्या हो रहा है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन देती है, सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, करेक्ट, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री बन रही है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, करेक्ट, जॉब्स मिल रही है लोगों को, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी काम आ रही है। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस डन बाय दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ये एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक बहुत ही सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, खुद पे ही इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक पूरा ये इंडस्ट्री हमारा संभालती है। देयरफॉर दिस कम्स अंडर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ आर इंडिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ। तो हमने पढ़ा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, करेक्ट। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर का ही और पार्ट देख रहे हैं इसे, क्या सबसे पहला आ रहा हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, करेक्ट, उसमें कॉटन के बारे में बात करें। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में आता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अर्लियर बेस्ड ऑन हैंड स्पिनिंग एंड हैंड लूम्स, लेटर पावर लूम्स। तो बात क्या हो रही है, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना यूजुअली लोग हाथ से सब काम करते थे, वो चरखे में पूरी वीविंग एंड स्पिनिंग हुआ करती थी, ठीक है। पहले हैंड स्पिनिंग होती थी, हाथ से घुमाते थे चरखे को, ठीक है, पूरे
सारे जो कपड़ों की जो थ्रेड उनको जोड़ते थे, लोग खुद काम करते थे, ठीक है। लेकिन अब पावर लूम्स आ गए, अब मशीन्स आ गए, ठीक है। डिक्लाइंड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू ब्रिटिश कॉम्पिटिशन। सो जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये डिक्लाइन कर गई थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जब ब्रिटिश कॉम्पिटिशन आ गया था मार्केट में इन टेक्सटाइल्स। इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ज़्यादातर यही इंडस्ट्री जनरली बनी हुई है। लोकेशन फैक्टर्स की बात करेगा इससे रॉ कॉटन अवेलेबिलिटी हमें देखना है, लेबर देखना है, ट्रांसपोर्ट देखना है और मॉइस्ट क्लाइमेट देखना है। सो ये सब चीज़ें लोकेशन फैक्टर्स है कि अच्छा इंडस्ट्री हमें कहाँ बननी चाहिए। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलें तो हम वहीं बनाएंगे जहाँ पे रॉ कॉटन ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो रहा है, करेक्ट। लेबर भी है हमारे काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है। सो दीज आर द लोकेशन फैक्टर्स कि अच्छा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें यहाँ बनानी चाहिए। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड टेलरिंग। सो गाइस गिनिंग क्या है हमारा, कॉटन सीड से कॉटन को हटाओ, ठीक है, स्पिनिंग करो, कॉटन थ्रेड्स को लगाओ, वीविंग करो, ठीक है, जोड़ो सारे थ्रेड्स को, डाई करो, फिर उसमें टेलरिंग करो। सो दिस इज द होल प्रोसेस। इन सब में लोगों को काम मिलता है कि अच्छा हम ये काम ये इंसान देख लेगा, ये काम ये इंसान देख लेगा, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, करेक्ट। स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है एंड वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है। गाइस इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्पिनिंग सेंट्रलाइज मतलब, स्पिनिंग मतलब समझते हो, जो धागे में हम चरखे में घुमाते, देखिए ये जो लेडी क्या कर रही है, स्पिनिंग कर रही है, करेक्ट, धागा को लगा रही है वो पूरे। तो स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। स्पिनिंग सेंट्रलाइज मतलब ये है कि स्पिनिंग एक ऐसा आप समझो काम है जो सेंट्रलाइज करा हुआ है, कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही जगहों पे ये बहुत ही प्रॉपरली किया जाता है लार्ज स्केल पे। सो इसे हम सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। एंड वीविंग जो हमारा डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज मतलब वीविंग कोई भी कर सकता है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में हो सकता है क्योंकि लोग उसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं। सबको समझ में आ गया वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड की और स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड की हुआ है, क्योंकि स्पिनिंग ऐसा काम है जो कुछ कुछ रीजन में लार्ज स्केल में स्पेसिफिकली वही किया जाता है, वही जगह जो है मानी जाती है स्पिनिंग के काम करने के लिए। और जो वीविंग ऐसा काम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो वीविंग करते हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उसमें अलग अलग लोकल डिज़ाइंस आ जाते हैं, ठीक है, ये सब कपड़ों में डिज़ाइंस आ जाते हैं। सो स्पिनिंग एंड वीविंग दोनों ही अलग अलग है। स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड में है और वीविंग हमारा डिसेंट्रलाइज्ड में है। आई होप आपको क्लियर है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है हमारा, कि स्पिनिंग इज़ मेनली कुछ जगहों पे स्पेसिफिकली लार्ज स्केल पे की जाती है, वहीं करी जाती है यूजली। एंड वीविंग जो है वो कोई भी कर सकता है बिकॉज उसमें अलग अलग लोकल डिज़ाइंस आ जाते हैं। सो दिस इज़ योर स्पिनिंग एंड वीविंग। ये जो इंसान कर रहा है दिस इज़ योर वीविंग, ये देखिए धागे को जोड़ रहा है, इससे कपड़ा बना रहा है, एंड दिस इज़ योर स्पिनिंग। टाइप्स क्या है, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। सो हैंडलूम से बनते थे पहले, फिर पावरलूम आ गए, अब मिल्स बन गए बड़े बड़े। इशू की बात करें सो लो क्वालिटी फैब्रिक प्रोडक्शन। अब गाइस इशू क्या आ गया है ना कि लो क्वालिटी फैब्रिक का प्रोडक्शन होने लग गया। आपको पता है ये सब जो कपड़े आने लगे हैं आजकल ऑनलाइन खरीदो, कितना खराब फैब्रिक होता है, 2 दिन पहनाने की फट जाता है। सो लो क्वालिटी फैब्रिक का प्रोडक्शन अब ज़्यादा होने लग गया है। अब वो जो असली कपड़ा मिलता था कॉटन का वो मिलना ही बंद हो गया है, देखिए देखा जाए तो। खादी सपोर्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। सो खादी भी एक तरह का कपड़ा है, आपको पता है खादी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है। खादी सपोर्ट करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, गांव में जो एम्प्लॉयमेंट उसको खादी सपोर्ट करता है। यूजली एक ऐसा कॉटेज इंडस्ट्री है, ये छोटा इंडस्ट्री है। सो दिस वॉज अबाउट योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और गुजरात तो फेमस है यार, सब लोग जाते हैं गुजरात कॉटन के कपड़े खरीदने हैं, देखिए वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही बात कर रहे हैं, हमने कॉटन पे पढ़ा, अब हम बात करें जूट पे। तो जूट भी एक बहुत ही अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा, बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में आते हैं, एक्सपोर्ट करने में आते हैं जूट को। मिल्स मेनली इन वेस्ट बंगाल हुगली बेसिन। तो जूट की जो मिल्स बनी हुई है वो मेनली वेस्ट बंगाल में ही बनी हुई है और हुगली बेसिन के पास। फर्स्ट मिल सेटअप इन 1855 एट रिश्ता। सो रिश्ता में पहली मिल सेटअप की गई थी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इन 1855, मतलब सोचो बहुत पहले, ठीक है। आफ्टर 1947 मतलब जब इंडिया को हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, सो आफ्टर 1947 मिल्स इन इंडिया रॉ मटेरियल एरिया रिड्यूस्ड। सो 1947 के बाद क्या हुआ गाइस कि इंडिया की जो मिल्स है वहाँ पे रॉ मटेरियल का जो एरिया है उसको कम कर दिया गया, रॉ मटेरियल का पूरा एरिया कम कर दिया गया। लोकेशन फैक्टर्स देखे जाते हैं, भाई कहीं भी इंडस्ट्री खोलो तो हमें लोकेशन फैक्टर देखने ही देखने होते हैं। नियर जूट फील्ड हो, ठीक है, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हो, गुड रेल एंड रोड नेटवर्क हो, अबंडेंट वाटर सप्लाई हो और चीप लेबर। ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर हम कहीं इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे जहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल हमें आसपास ही मिले,
उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। सो जूट फील्ड्स के पास बनाएंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट चीप होना चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, चीप लेबर होना चाहिए। सो दीज आर द लोकेशन फैक्टर्स जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए। कोलकाता प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी। सो कोलकाता गाइज एक तो बहुत अच्छी जगह, ठीक है, कोलकाता में आपको हुगली बेसिन मिल जाएगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट है, लेबर भी है, सब है। सो कोलकाता एक बहुत ही अच्छा, आप समझो अच्छा एक चीज़ प्रोवाइड कराता है कि अच्छा हम यहाँ पे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल सकते हैं। देयरफॉर मिल्स जो है मेनली वेस्ट बंगाल की तरफ है, करेक्ट, हुगली बेसिन में। सो दिस वॉज अबाउट योर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए आगे बात करते हैं हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में। ये भी हमारा एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ में ही आता है, करेक्ट। इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। तो भाई इंडिया में चीनी जो है वो बहुत बनती है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है शुगर बनाने में। फर्स्ट इन गुड़ एंड खांडसरी, तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं गुड़ और खांडसरी बनाने में, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या लगता है, ऑब्वियसली शुगर केन गन्ने से बनती है खांडसरी और गुड़, करेक्ट। सो रॉ मटेरियल जो है शुगर केन तो बल्कि है और पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब जल्दी ख़राब हो सकता है, शुगर केन हमारा जल्दी सड़ सकता है। सो शुगर केन बल्कि है और पेरिशेबल है, हमारा रॉ मटेरियल है। मेजर स्टेट्स कहाँ पे है भैया जहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मेजर शुगर इंडस्ट्रीज है देखने को मिलेगी आपको। 60% मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यूजली बहुत स्वीट होते हैं, करेक्ट। तो 60% मिल्स जो है आपको शुगर इंडस्ट्री की आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगी। सीजनल इंडस्ट्री है, सूटेड फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर पे ज़्यादा सूट करती है। रीसेंट शिफ्ट टू महाराष्ट्र एंड सदर्न शिफ्ट। सो अब ये थोड़ा शिफ्ट करेगी इंडस्ट्री, पहले थोड़ा नॉर्थ साइड पे थी, अब ये शिफ्ट होती है थोड़ी महाराष्ट्र सदर्न स्टेट्स पे भी शिफ्ट कर गई है जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है। रीजंस क्या है शिफ्ट करने के, हायर सुक्रोज कंटेंट, लॉन्गर क्रशिंग सीजन एंड बेटर कोऑपरेटिव सक्सेस। सो गाइस सदर्न स्टेट्स की तरफ जो शुगर इंडस्ट्री हमारी बढ़ गई है, शिफ्ट कर गई, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज कंटेंट हाई मिल रहा है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन है और कोऑपरेटिव सक्सेस जो है वो भी बेटर है। सो दिस वॉज अबाउट शुगर इंडस्ट्री की कैसे शुगर केन हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। मेजर स्टेट्स यहाँ मिलती है, 60% मिल्स उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिलेगी, और अब थोड़ा सदर्न स्टेट्स में भी शिफ्ट कर रही है शुगर इंडस्ट्री। चलिए आगे बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो गाइस अभी तक हम सारी बातें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में कर रहे थे। शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती है, क्योंकि हम सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, फॉर दे वर दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स। सो गाइज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या करेंगे, हम मिनरल्स और मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे एज रॉ मटेरियल, करेक्ट। देयरफॉर नाम ही तो इसलिए आ रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम मिनरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गया, आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट, केमिकल्स, ये सब हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्म द बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो सोचो पूरा बेस उसमें मिनरल रिसोर्सेज आता ही आता है, उसके बिना काम नहीं चलता इंडस्ट्रीज में, करेक्ट। सो पूरा फॉर्म करता है बेस, क्या मिनरल बेस इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरा एक बेस फॉर्म करता है। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट थ्योरी अबाउट मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, हमारी मिनरल बेस इंडस्ट्री है, करेक्ट। अब हम उस पर जा रहे हैं। नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री सपोर्ट्स ऑल अदर्स। ऑब्वियसली गाइस आयरन और स्टील, लोहा और स्टील जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है। अब देखो हर बर्तन, हर चीज़ आजकल लोहा स्टील की बन रही है, करेक्ट। सो बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आता है, क्योंकि वो सारी अदर इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बन रहा है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल है भाई उसके लिए तो वो। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री में आता है। यूज इन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, डिफेंस, कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स भैया हम जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस में भी काम आता है, मशीनरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री कि अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट हो रहा है कि ये सब इंडस्ट्रीज़ को ये सब चाहिए। सो ये जो इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ये सामान प्रोवाइड करा रहा है, आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करा रहा है। इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है गाइस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है एक इंडिकेट करता है हमारा कंट्री के डेवलपमेंट को, क्योंकि तो इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है हमारी। सो गाइस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है एक कंट्री के डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है कि वो कंट्री की डेवलपमेंट कैसी है, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री है ये, बल्कि रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली ये जो आयरन एंड स्टील है बहुत ही बल्कि रॉ मटेरियल्स है, हैवी रॉ मटेरियल्स, देयरफॉर ये हमारा हैवी इंडस्ट्री में भी आता है। बेसिक इंडस्ट्री भी है, हैवी इंडस्ट्री भी है। रॉ मटेरियल्स रेशियो में इस्तेमाल होता है। रेशियो क्या है, आयरन ओर इज टू कोल इज टू लाइमस्टोन, उसका रेशियो है 4:2:1। सो दिस इज द रॉ मटेरियल रेशियो जो इस्तेमाल हो रहा है। मेजर रीजन कहाँ देखने को मिलेगी, छोटा नागपुर प्लाटो में देखने को मिलेगी हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोकेशन फैक्टर्स क्या देंगे गाइस, कोई भी इंडस्ट्री बनाने से पहले ऑब्वियसली बात है लोकेशन फैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल आसपास अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
चीप लेबर है कि नहीं, ठीक है, हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए भाई सामान भेजने के लिए, और लार्ज मार्केट होना चाहिए। सो ये सारे लोकेशन फैक्टर्स है कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हमारी यूजुअली यही लोकेशन फैक्टर्स पर ही बनती है। सो दिस वॉज अबाउट योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में गाइस, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में आता है जहाँ पे मेटल प्रोसेसिंग की जाती है। सो ये हमारा सेकेंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। प्रॉपर्टीज़ क्या है एल्यूमिनियम की, तो लाइट है, एल्यूमिनियम के बहुत सारी चीज़ें बनती है, करेक्ट। सो लाइट है, कोरोजन रेजिस्टेंट है और गुड कंडक्टर है और मेलिएबल भी है। देखिए कोरोजन रेजिस्टेंट है, करेक्ट, मेलिएबल है, देखिए शीट में बन जाता है, और गुड कंडक्टर भी है। सो एल्यूमिनियम की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत काम आती है, ठीक है। एल्यूमिनियम का बहुत सारा सामान बनता है। यूजेस क्या है एल्यूमिनियम के, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम, यूटेंसिल्स में भी इस्तेमाल होता है, भाई बर्तन भी आता है एल्यूमिनियम के, और वायर में भी इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। रॉ मटेरियल क्या है इसका, बॉक्साइट। याद है हमने पिछले चैप्टर में जस्ट पढ़ा है कि अच्छा बॉक्साइट जो है वो हमारा एल्यूमिनियम जो आता है वहीं से आता है। सो रॉ मटेरियल बॉक्साइट है, वहीं से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। लोकेशन फैक्टर्स क्या है गाइस, चीप इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो ये दो चीज़ें हमें चाहिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बनाने में। कच्ची हमें सस्ती बिजली चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो दीज आर द लोकेशन फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग योर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। मेजर स्टेट्स की बात करें सो ओडिशा में मिलेगी, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ सब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है ये मेजर स्टेट्स में बनती है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो गाइस दिस वाज अबाउट योर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। आगे बात करते हैं हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। सुना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आते हैं गाइस। केमिकल्स में बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। इंक्लूड्स व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, एसिड्स हो गए, पेंट हो गए, तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी है और ऑर्गेनिक केमिकल्स भी है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ड्रग्स हो गए। सो गाइस केमिकल इंडस्ट्री में ना डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा है, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। मेनली दो हमारे केमिकल्स की बात हो रही है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। widely spread across India, organic chemicals located near oil refineries। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो यूजली लोकेट कहाँ किए जाते हैं, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी पास पड़े। सो नियर ऑयल रिफाइनरीज ऑर्गेनिक केमिकल्स लोकेट किया जाता है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ मेजर कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। सो भाई इंडस्ट्री जो है मेजर कंज्यूमर है खुद के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सो केमिकल में सब सोचो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, हर चीज़ आजकल में हमें केमिकल चाहिए, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी केमिकल चाहिए, करेक्ट, फर्टिलाइजर्स चाहिए। सो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। सो अभी हमने केमिकल से बात करी, तो उसी के अंदर पार्ट में हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है। फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट। प्रोड्यूसेस व्हाट, नाइट्रोजन, यूरिया, ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन यूरिया बहुत काम की चीज़ है, करेक्ट। फॉस्फेट, ये DAP जो हमारा डायमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये हमें चाहिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। NPK फर्टिलाइजर्स, ना NPK गाइस मतलब ये होता है, N मतलब नाइट्रोजन है, ठीक है, P मतलब हमारा फॉस्फोरस है और K मतलब हमारा पोटाशियम है। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो पता चलेगा पोटाशियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो नाम होता है, जो सिंबल होता है, इज योर K। सो पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स ये सब प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। नाइट्रोजन, डायमोनियम फॉस्फेट एंड NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। पोटाश इज फुल्ली इम्पोर्टेड। सो पोटाश जो है यहाँ पे फुल्ली इम्पोर्ट किया जाता है। एक्सपैंडेड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया ना, जब से एग्रीकल्चर का जो पूरा रेवोल्यूशन आएगा, इस ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तब से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से भाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, दैट इज़ गुजरात, तमिलनाडु, UP, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। आप देख रहे हो जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर, देखिए पंजाब आ रहा है उसमें, UP आ रहा है। सो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से फर्टिलाइजर में, दैट इज़ गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर ग्रोथ, भाई एग्रीकल्चर में ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ को ही वो सपोर्ट करता है। सो दिस वाज अबाउट योर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये। और ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया ना तब से तो बहुत एक्सपांड करी, बहुत ग्रोथ हुई है इसकी। चलिए आगे बात करते हैं अब हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। भाई बैंगलोर में तो इतना सारा आजकल बन रहा है सीमेंट, बहुत काम की चीज़ है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सो सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, हर चीज़ बनाने के लिए सीमेंट चाहिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, सब में एसेंशियल है हमारी सीमेंट। सो सीमेंट इंडस्ट्री इज़ अ रियली बिग इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल क्या क्या लगते हैं, लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, जिप्सम चाहिए। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर दी सीमेंट इंडस्ट्री। भाई ये सब सामान हमें चाहिए, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम।
रिक्वायर्स कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। सो गाइज सीमेंट इंडस्ट्री में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक तो कोयला चाहिए, कोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। सो दिस आर द मेन रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड फॉर दिस सीमेंट इंडस्ट्री, और यही रॉ मटेरियल्स लगते हैं। फर्स्ट प्लांट कहाँ बना था हमारा सीमेंट इंडस्ट्री का? चेन्नई में, दैट इज इन 1904, मतलब आज़ादी से पहले ही बन गया। 1904 में चेन्नई में फर्स्ट प्लांट बना था सीमेंट इंडस्ट्रीज का गाइस। वेल डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस होने के बाद तो भाई बहुत मॉडर्न डेवलपमेंट्स आए हैं। सो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप करी, बहुत ग्रोथ हो गया इसका। प्लांट्स लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। ऑब्वियसली बात है, सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ बनेगी भाई? जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है और मार्केट जहाँ पे है। सो प्लांट जो यूजली इन जगहों के पास में लोकेट किए जाते हैं। एंड दिस वॉज योर सीमेंट इंडस्ट्री। अब तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में ये इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? जो कार हो गया, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन सब में ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार्स, बसेस, ट्रक्स, 2 and 3 व्हीलर्स, ये सब हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रोथ इंक्रीज आफ्टर लिबरलाइजेशन। सो गाइस जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, देखिए मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा ग्रोथ इंक्रीज करती जा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के थ्रू। मेजर सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। दीज आर द मेजर सेंटर्स जहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। सो मेनली इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स। सो दिस वॉज इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये तो बहुत बढ़ गई है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है ना गाड़ियों की वजह से। सो समझो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है गाइज आप लोग के लिए। आई होप मेरे साथ क्लास में आप एक्टिव हो। हम फास्ट जाएंगे, इसे वीडियो हमारी लंबी ना हो। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। गाइज अभी हमने इतनी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम बात करी है। ठीक है, ध्यान से सारे ऑप्शन देखिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए, मैं चेक करूँगी। ठीक है, द ऑप्शन आर सीमेंट, शुगर, आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम। इन चारों में से बताइए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? आप सच में बता लो गाइस। अभी हमने पढ़ा है सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, फिर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बात कर रहे थे अभी। करेक्ट, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। आंसर जरूर टाइप करें, ठीक है, और चेक करेगा मेरे साथ वीडियो में। लिख लिया सबने? पक्का मैं आंसर पे जाऊँ? पता चल गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सीमेंट, शुगर, एनर्जी, एल्यूमिनियम। आंसर मैंने बता ही दिया आई थिंक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल के। पक्का? चलिए आंसर पे जाते हैं गाइस। दी आंसर इज शुगर। आप ही बताइए गाइस, सीमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? नहीं है। ठीक है, आयरन स्टील एग्री प्रोडक्ट है? नहीं है। मैंने आंसर खुद ही बता दिया आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बता के। करेक्ट, एल्यूमिनियम ही नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या है? शुगर। करेक्ट, सो दिस इज योर आंसर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है हमारी शुगर इंडस्ट्री, हमने उसके बारे में पढ़ा भी था अभी। सो दिस इज योर आंसर। आई होप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो और प्लीज़ मेरे साथ आंसर ज़रूर चेक करेगा। चलिए आगे चलिए, हम थ्योरी में जाते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ना गाइज ये भी हमारी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री जो अब तो बहुत बढ़ रही है, इतना कुछ आ गया ना आईटी में, आप पूछो मत। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस व्हाट? कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप से, सब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, वाइड रेंज की बात करो, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, फ़ोन हो गया, रेडार्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब आईटी में आता है। जितना भी सॉफ्टवेयर का सारा काम है सब हमारा आईटी इंडस्ट्री में आता है। मेजर हब क्या है? बेंगलुरु भाई आईटी कैपिटल माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है, ऑफिसेज है। सो बेंगलुरु इज़ अ मेजर हब, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अदर सेंटर्स भी है एज वेल, बट बेंगलुरु इज़ अ मेन हब। ठीक है, अदर सेंटर्स कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सभी थोड़ी डेवलप्ड है इन आईटी सेक्टर, बट बेंगलुरु इज़ द मेजर हब। की रोल क्या है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ऑब्वियसली बात है गाइस कि जॉब मिलेगी ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर। सो ग्रोथ हो रही है आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर की। सो दिस वाज अबाउट योर सॉफ्टवेयर सेक्टर। आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत बढ़ रही है, जो हमारी आजकल हर चीज़ आईटी में, कंप्यूटर में, एआई में, सब हमारा आईटी के अंदर आता है। एंड बेंगलुरु इज़ अ मेन हब फॉर आईटी इंडस्ट्री। सो दिस वाज अबाउट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। चलिए आगे आता है गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन। ध्यान से अगर क्लास में ध्यान दिया है पक्का, प्लीज़ सोना मत। चलिए इधर आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर से पता कर लोगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के 2011 में पूछा गया है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से कौन कौन सा है बताओ जल्दी से? पेपर, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील एंड शुगर। इन चारों में से कौन सा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? गाइज सामने आंसर है, पक्का पता कर लोगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए। जल्दी टाइप करिए, जल्दी से आंसर टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, वेट करिए आप लोग के लिए।
इन सब में से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? पेपर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एंड शुगर। लिख लिया आंसर? पक्का सही लिखा होगा, मुझे पता है, नहीं लिखा तो आंसर चेक कर लिया मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। पक्का पक्का। चलिए आंसर पे जा रहे गाइज अब हम लोग, ठीक है। द आंसर इज आयरन एंड स्टील गाइज। मिनरल में यही तो आता है, आयरन एंड स्टील। बाकी सब तो हमारे पेपर हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, करेक्ट। ये सब क्या है? ये तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। आयरन एंड स्टील क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है, हमारा मेटल है ये, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इज़ द आंसर गाइस। आई होप आपने आंसर ज़रूर लिखा हो और मेरे साथ चेक भी किया हो। एक्टिव रहिए क्लास में, ठीक है। पूरे वीडियो में एक्टिव रहना है, बैठे बैठ के बस देखे मत रहिए। चलिए आंसर टाइप करिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता है, हम हमारी थोड़ी सी थियरी में जाते हैं। अब गाइस हमने इतना इंडस्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इसके बारे में पढ़ कर लेना। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, पर भाई उसी के साथ प्रॉब्लम्स भी आ रही है। कुछ अच्छी चीज़ें हुई है तो बुरी चीज़ें भी होगी, सबके नुकसान देखने पड़ेंगे, करेक्ट। सो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रीज़ बन तो गई लेकिन इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन जो हो रहा है वो कंट्रोल नहीं। मैंने पॉपुलेशन बोल दिया गलती से, आई एम सॉरी गाइज। पोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, दैट इज़ द मेन कंसर्न हो गया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम उस पे बारे में बात करेंगे। अब सबने इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, अब इंडस्ट्रीज़ क्या क्या नुकसान फैला रही है उस पर बात हो रही है। इंडस्ट्रीज़ बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट कॉज पोल्यूशन। दो इंडस्ट्रीज़ हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है, पैसा ला रही है, ठीक है, लेकिन पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन सा आ रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़। ये सब हमारी इंडस्ट्रीज़ करती है और सब लोग ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। हवा की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है, हम सबको पता है। मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड थर्मल पावर प्लांट्स, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे इंडस्ट्रीज़ एंड थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ से सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है। सो अब हम ये सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात है एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन किससे फैलता है? हार्मफुल गैसेस की वजह से इंडस्ट्रीज़ फैलाती है, करेक्ट। ये जो धुआं आपको हर जगह दिखेगा इंडस्ट्रीज में, बहुत जगह देखने को मिलता है, करेक्ट। सो हार्मफुल गैसेस जो इंडस्ट्रीज निकाल रही है, जैसे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए, कोई बेहोश तक हो सकता है। सो दीज आर द हार्मफुल गैसेज जो हम इनहेल कर रहे हैं एंड दिस हैज़ बीन रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज़। सोर्सेज क्या है? फैक्ट्रीज से आती है, रिफाइनरीज से आता है, स्मेल्टिंग प्लांट्स जो आता है वहाँ से सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस आती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्न रहे तो ऑब्वियसली हार्मफुल गैसेस आएंगी गाइस, करेक्ट। सो ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। इट इंक्लूड्स डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रेज। ये सब के साथ, ये सारी गंदी हवाओं के साथ हार्मफुल गैसेस, डस्ट आता है, स्मोक आता है, मिस्ट एंड स्प्रेज आता है। इफेक्ट क्या है? हार्म टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑब्वियसली बात है गाइज, हम वो एयर इनहेल कर रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सब के लिए हार्मफुल है। डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर एज वेल। मतलब आप सोचो, हवा की वजह से बिल्डिंग्स और एटमॉस्फेयर तक को दिक्कत हो रही है। आपको पता है ताजमहल जो वाइट मार्बल हुआ करता था उसका कलर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द एयर पोल्यूशन गोइंग ऑन। एग्जाम्पल क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये तो मतलब याद करने वाली ट्रेजेडी नहीं, इतनी ख़राब ट्रेजेडी थी ये। भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से कितने लोग मरे हैं भोपाल में, ठीक है। किसी के जिस मिस हैंडलिंग की वजह से एयर पोल्यूशन जो हुआ था, इसकी वजह से गैस की रिलीज होने की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी ये। चलिए आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में ना गाइस। गैस फैल रही है, सामान भी वेस्ट निकल रहा है, करेक्ट। ये देखिए सब पानी में जाता है, ये पूरा वेस्ट हमारे इंडस्ट्रीज़ का पानी में जाता है। सो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, पानी भी गंदा हो रहा है। कॉज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी। सो वाटर बॉडी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है उससे पानी तक खराब हो रहा है। मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? टेक्सटाइल का गंदा वेस्ट हो गया, केमिकल्स का गंदा वेस्ट सबसे ख़राब है ये, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, टैनरीज, ठीक है। टैनरीज मतलब जो रॉ हाइड, ठीक है, यहाँ पे रॉ हाइड्स का जो लेदर बनता है, टैनरीज जो है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा वेस्ट है सब पानी में जाता है और पानी ख़राब होता है, पल्यूट होता है। जैसे वाटर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स में क्या क्या होता है? एक तो केमिकल्स है, ठीक है, डाइज है, एसिड्स है, हैवी मेटल्स तक है, लेड और मरकरी जो पानी में जा रहा है। मतलब सोचो आप पानी कितना हार्मफुल है आज की तारीख पे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना गंदे गंदे पोल्यूटेंट्स हमारे पानी में मिक्स हो रहे हैं एंड वी आर कंज्यूमिंग दैट वाटर। इफेक्ट्स क्या है? हार्म टू एक्वाटिक लाइफ। सबसे पहला हार्म तो भैया एक्वाटिक लाइफ करेगी। पानी में जो लाइफ है, जो हमारे पानी के एनिमल्स एक्वाटिक लाइफ है, उसको सबसे ज़्यादा हार्म करेगा। वाटर कंटामिनेशन, पानी खराब हो रहा है जिस वजह से डिजीज़ फैल रहे हैं लोगों में, करेक्ट। इंक्लूड्स थर्मल पोल्यूशन, हॉट वाटर डिस्चार्ज। सो थर्मल पोल्यूशन भी हो रहा है, हॉट वाटर जो डिस्चार्ज किया जा रहा है उसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन भी इसमें हमारा एडेड है। सो दिस इज़ योर होल वाटर पोल्यूशन। बहुत गंदा पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड पोल्यूशन। ना गाइस, इतना सारा गंदा सामान डंप किया जाता है, ठीक है, लैंड में, तो लैंड के अंदर सॉइल भी तो ख़राब होगी, सो लैंड और सॉइल पोल्यूशन भी होगा। कॉज्ड बाय डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, गार्बेज, ये सब जगह एक जगह जो डंप किया जाता है ना सारे लैंडफिल्स में, ठीक है, ये कर तो देते हैं पर लैंड खराब हो रहा है वहाँ का। इफेक्ट्स क्या है, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड अनयूजेबल, वहाँ की जो मिट्टी है इतनी गंदी हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स की, पूरी इनफर्टाइल हो जाएगी। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, वो सारी गंदगी से वो ऊपर तक नहीं रहती है, ग्राउंड वाटर जो है लैंड में उसके अंदर तक जाती है, ग्राउंड वाटर भी को भी कंटामिनेट करती है, मतलब अंदर जो पानी हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो तक खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डंपिंग एंड ऑल, लैंड पोल्यूशन की वजह से। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर इंटरलिंक्ड, वही बात है गाइज, वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है क्योंकि। फिर हमारा नॉइज़ पोल्यूशन भी, इंडस्ट्री से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, मशीन्स इस्तेमाल किया जाता है, जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एंड देयरफॉर नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। नॉइज़ की वजह से लोगों के अंदर इरिटेशन होता है, स्ट्रेस होता है, हियरिंग लॉस तक हो सकता है, इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे आवाज़ है कि भाई हियरिंग लॉस तक हो जाता है लोगों को, इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सो गाइज, नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत ही हार्मफुल चीज़, ऐसा लग रहा है कि नॉइज़ ज़्यादा दिक्कत नहीं पर लोगों को होती है, स्पेशली दी एल्डरली पीपल, ठीक है। सो ये सब नॉइज़ जो है इससे भी लोगों की जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है, ये हार्मफुल है हमारे लिए। सो गाइज, दीज वर द टॉपिक्स अबाउट पोल्यूशन की इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बारे में बात करें, स्पेशली वाटर की अगर हम बात करें, सो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं गाइज वाटर पोल्यूशन को। रिड्यूस वाटर पोल्यूशन बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वाटर, जो पानी हम इस्तेमाल करो उसे रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, साफ़ करो, फिर से रिसाइकिल करो, जिससे वाटर पोल्यूशन एटलीस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, करेक्ट गाइस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल एक मेथड है जिसमें हम बहुत अच्छा साफ़ पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, जो भी वेस्ट वाटर हम डिस्चार्ज करते हैं उसको अच्छे से पहले ट्रीट कर लो कि उसमें ऐसे केमिकल्स ना हो जो हमारे पानी में डिजॉल्व हो जाए। सो वेस्ट वाटर को ट्रीट करो बिफोर डिस्चार्ज, ताकि वाटर जो हमारा पोल्यूशन फैला रहा है वो हम कम कर सकें एटलीस्ट। सो दीज आर द मेथड्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, ठीक है गाइस। सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड डू एटलीस्ट। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट स्टेजेस, सो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री का सारा वेस्ट आता है, ठीक है, जो लिक्विड वेस्ट है बेसिकली। प्राइमरी दैट इज़ मैकेनिकल, सेकेंडरी इज बायोलॉजिकल एंड टर्शरी इज एडवांस्ड ट्रीटमेंट एंड साइकिल, मतलब जितना भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो किया जाता है, जो लिक्विड वेस्ट बहुत गंदा वेस्ट होता है वो, उसमें तो एटलीस्ट ये स्टेजेस करे जाने चाहिए, ठीक है। प्राइमरी स्टेज मैकेनिकल में, सेकेंडरी बायोलॉजिकल में और टर्शरी में एडवांस्ड ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग होनी चाहिए। सो दीज आर द स्टेजेस विच शुड बी फॉलोड, ठीक है। पानी जैसे हमारा गंदा ना हो, दिस शुड बी द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट स्टेजेस कि भैया इसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं डाल सकते। सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड फॉलो, जो पता नहीं बहुत सी इंडस्ट्रीज फॉलो नहीं कर रही, हम सबको पता है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स विच वी शुड फॉलो टू एटलीस्ट कि हम भाई वाटर पोल्यूशन को कम कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर, जैसे एयर, लैंड एंड नॉइज़। सो एयर, लैंड और नॉइज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते, उसका पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, सो गाइज ये तरह एक बेसिकली डिवाइस होता है जो फिल्टर करते हैं, ठीक है, ये सब लगाने दिए जाने चाहिए, ये सब तो कंपलसरी करना चाहिए, ठीक है। फिल्टर्स हो गया, स्क्रबर्स हो, ये सब इंडस्ट्रीज़ में लगाए जैसे कि हम जो गंदा जितना भी हवा है सब फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है। यूज़ क्लीनर फ्यूल, जैसे ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ कोल, सो कोयला की जगह ऑयल गैस का इस्तेमाल करो, क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करो, इससे क्या है पोल्यूशन थोड़ा जो गंदी हवा है वो कम निकलेगी, हार्मफुल गैसेस कम होगी। लैंड पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को अच्छी तरह से प्रॉपरली डिस्पोज करा जाना चाहिए, ठीक है। रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूसेज, ग्राउंड वाटर यूसेज को रेगुलेट करो ताकि लैंड पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, ठीक है। नॉइज़ कंट्रोल की हम बात करें, सो यूज़ साइलेंसर्स, कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, साइलेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट मशीन, साउंड प्रूफिंग एंड ईयर प्रोटेक्शन, सो गाइज जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ है वहाँ पे साउंड प्रूफिंग करनी चाहिए, हमारे कान को बचाना चाहिए, साइलेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। दीज आर द कंट्रोल मेजर्स, ये सब हमारे हाथ में है, ठीक है। तो हम पोल्यूशन को जितना हद तक कम कर सकते हैं हम कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज मेजर्स एंड मेथड्स, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, करेक्ट। बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। सो गाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है,
कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन एक बैलेंस रखें कि आगे की जो फ्यूचर जनरेशन्स है, ठीक है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। हम ऐसा डेवलपमेंट करें एक बैलेंस बना के कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है लेकिन इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम ग्रोथ करते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट खराब हो, जो अभी हो रहा है एक्चुअली में। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मेथड जो अभी बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, फ्यूचर जनरेशंस की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात हो रही है एनटीपीसी के बारे में। सो गाइस एनटीपीसी एक बहुत ही फेमस कंपनी जो बिजली बनाती है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, अ मॉडल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो है हमारे एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है जो बिजली बनाती है और एक मॉडल है ये फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कैसे बढ़ता है इसके बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड मेजर पावर प्रोड्यूसर इंडिया, बहुत ही बड़ा पावर प्रोड्यूस करती है इंडिया में, ठीक है। सर्टिफाइड विद ISO 14001 एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये सर्टिफाइड है विद दिस एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फोकस ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये जो एनटीपीसी कंपनी है इसका जो फोकस है वो किस चीज़ पे, सस्टेनेबल यूज़ पे फोकस है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने की इनिशिएटिव्स लिए गए गाइस, उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। सो गाइस एक ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट का जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करे गए हैं, ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। सो यहाँ पे वेस्ट को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाता है और ऐश यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है। जैसे वो जो गंदी चीज़ है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर जाए तो वेस्ट जो सबसे कम हो जाए, एकदम मिनिमाइज़ कर दे। ये हमारा एनटीपीसी जो कंपनी है फॉलो करता है इस चीज़ को। देयरफॉर ये एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक मॉडल की तरह देखा जाता है गाइस। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स एंड अफॉरेस्टेशन। आपको पता है एनटीपीसी बहुत सारे पेड़ उगाता है, जहाँ भी इनकी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ग्रीन बेल्ट अफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जितना अगर वो कुछ नुकसान कर भी रहे हैं तो बेसिकली बैलेंस आउट हो जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है इन लोग का, जो गंदगी इसको अच्छे से मैनेज करते हैं थ्रू पॉन्ड मैनेजमेंट। ऐश वाटर रिसाइकलिंग है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। सो गाइज ये जो इंडस्ट्री से सारा ऐश लिक्विड वेस्ट निकलता है उसका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है इन लोगों ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये लोग पेड़ भी उगाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से ऐश यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब समझो एक अच्छी इंडस्ट्री बनाई है लेकिन लोगों को हार्म ना उसका भी बहुत ध्यान रखती है एनटीपीसी कंपनी। कंटिन्यूस इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, यहाँ तक इनके पास डेटा भी रहता है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करते हैं ये लोग। कंक्लूजन क्या है, सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो आप सोचो ये एक एग्जाम्पल की तरह सेट करती है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है पूरा। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कंपनी, ठीक है, जो हमारे बिजली भी दे रही है, अच्छी तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर रही है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी आती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल सेट करती है फॉर ऑल द अदर इंडस्ट्रीज। तो ये हमारा एनटीपीसी के बारे में था। चलिए गाइस, तो ये हमारा एनटीपीसी पे हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारे प्रीलिम्स के कुछ और क्वेश्चंस पे एंड देन वील एंड दिस वीडियो। ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये पूछा गया है, सो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ के आंसर ज़रूर लिखेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। सो गाइज हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ऐसे चारों फैक्टर में से कौन सा एक फैक्टर है, ठीक है, जिसने कंट्रीब्यूट किया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन में इन मुंबई। सो मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डिक्लाइन जो है, कम जो हुई है वो इंडस्ट्री, ठीक है, उसका ग्रोथ जो है कम या डिक्लाइन हुई है वो इंडस्ट्री, ठीक है, उसका फैक्टर क्या है। They are asking the factor contributed to the decline of the cotton textile industry in Mumbai. The factors are guys the high labor cost, power shortage, lack of market and lack of raw material. इन चारों में से आंसर क्या होगा थोड़ा सा सोचिएगा गाइज, मैं बता रही हूँ आप आंसर लिख लोगे ये चीज़ का, ठीक है, ये पक्का लिख लोगे, ठीक है, और ना लिख पाए तो चिंता मत करना, आंसर मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई? हाई लेबर कॉस्ट, पावर शॉर्टेज, लैक ऑफ मार्केट एंड लैक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट्स द आंसर गाइस? लिख लिया सबने? एटलीस्ट थोड़ा तुक्का लगाया होगा यार, थोड़ा सा गैस मारो और एटलीस्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चलिए हम आंसर बताऊँ, मैं आंसर पक्का बताऊँ तो पता ना मुंबई थोड़ा महंगा शहर है, यू नो दैट राइट। हाई लेबर कॉस्ट। सो गाइज़ मुंबई में जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा, आपको पता है गाइज़ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैनुअल जो लेबर वर्क है वो बहुत लगता है, ठीक है, हमें लोग चाहिए। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कम हो गई, डिक्लाइन करेगी ये जो इंडस्ट्री थी मुंबई में। वाई? बिकॉज देयर वाज हाई लेबर कॉस्ट। जो लोग हमें काम के लिए चाहिए उसका कॉस्ट ज़्यादा है, हाई लेबर कॉस्ट है, एंड दैट्स द आंसर। ये क्वेश्चन हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2015 में।
आपने ज़रूर आंसर कहीं तो लिखा हो और मेरे साथ चेक पक्का किया हो, ठीक है गाइज। सिर्फ बैठे नहीं रहना है मेरा वीडियो देखते वक्त। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम। चले, एक और सवाल है आपके लिए प्रीलिम्स का, और ये हम लोग ना थोड़ा सा क्लास 7th एंड में पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज मतलब राइज कर रही है ना गाइज, पक्का आंसर पता कर लोगे, ठीक है। जितनी मैंने हिंट भी दे दी, राइज कर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग, 4 इंडस्ट्रीज के हमें नाम बताए गए हैं इधर। इन चारों में से बताइए कौन सी इंडस्ट्रीज को हम सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं गाइज। ये अपने पक्का पढ़ा हुआ है मेरे साथ, भले ही इस चैप्टर में आई थिंक नहीं मैंने जिक्र किया होगा इस चीज़ का, पर हमने 8th 9th NCERT में पक्का पढ़ा है सनराइज इंडस्ट्रीज कैसे कहते हैं जी। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। पक्का आंसर लिख लिया सबने? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताओ गाइस। पक्का पक्का जल्दी से लिख लिया? पक्का आंसर बताओ, मैं सबको आंसर रिवील करूं। चलिए अब हम आंसर चेक करते हैं। हमारा दी आंसर इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था जो अभी इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है, राइज कर रही है बहुत ज़्यादा, इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम सबको पता IT इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सब इंडस्ट्री तो बहुत पहले से चल रही है गाइस, ठीक है। तो सनराइज इंडस्ट्री तो नहीं है ना, अभी सनराइज इमर्ज हो रही है, राइज हो रही है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉज योर आंसर। आई होप आपने आंसर ज़रूर लिखा हो और मेरे साथ ज़रूर चेक किया हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो एंड करते हैं। आई होप वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो गया हो। हमारा समरी हम एक बार देख ले। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में देखा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में अलग से पढ़ा कि भैया एग्रो बेस में क्या आता है, मिनरल बेस में क्या आता है, और कुछ हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाए जिसके आंसर्स मैं ज़रूर चेक करूँगी कमेंट सेक्शन में। चलिए आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आया हो गाइस, ठीक है। कोई भी फीडबैक देना हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मेरे वीडियोस में, या फिर कुछ भी सजेशन दे सकते हो आप लोग, ठीक है। इट्स योर चैनल, आपकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। पढ़ाई करते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।